हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज आपकी 15वीं क्लास है एमसीक्यू की, जो कि ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज एमसीक्यू हमने आपको चला रखे हैं। तो आज अपन हिमनद के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास भी आपकी हिमनद की थी, तो सेकंड क्लास भी हमने रखी है क्योंकि कुछ ज़्यादा क्वेश्चन थे। क्वेश्चनों से के द्वारा ही अपन हम आपको डिस्कस करवा देते हैं कि टॉपिक क्या है, कैसे है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये क्लास यदि यूज़फुल लग रही हो तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं, ठीक है। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के बारे में मैंने आपको बताया होगा, शिक्षा पोर्टल के नाम से ही चैनल है आपका। टेलीग्राम चैनल जो है शिक्षा पोर्टल, इस नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है। और उस चैनल में इस क्लास की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाती है इस क्लास के बाद, तो वो भी आप ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका आज का सेशन। निम्नलिखित देशों में किस में फ्योर्ड तट नहीं पाए जाते हैं? फ्योर्ड तट, तो देखो हिमनदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं, उसमें हमने पढ़ा था हिमोर तट के बारे में। तो हिमोर तट होते क्या हैं? हिमोर तट होते क्या हैं? देखो हिमानी जो क्षेत्र होते हैं वो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की अगर बात करें, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहां हिमानी या हिमनदी समुद्र में आके मिलती है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में हिमानी या हिमनदी समुद्र में आकर मिलती है, उस क्षेत्र में समुद्र में आकर मिलती है, उस क्षेत्र में कुछ तट नीचे धंस जाता है, यानी कि निमग्न तट होता है। हिमानी का जो क्षेत्र होता है उसका निमग्न तट यानी समुद्र तट में नीचे धंस जाता है, उसे अपन कहते हैं फ्योर्ड तट। तो इसमें से किस में ये नहीं पाए जाते हैं? देखो जहाँ पे हिमानी है वहाँ पे तो फ्योर्ड तट पाए जाएंगे, और जिस क्षेत्र में हिमानी ही नहीं है या ग्लेशियर्स नहीं है तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं पाई जाएंगी। तो देखो ऑस्ट्रेलिया की यदि बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एक शुष्क मरुस्थलीय भाग है, मरुस्थलीय क्षेत्र है यहाँ पे। तो यहाँ पे हिमानी या बर्फीले क्षेत्र नहीं पाए जाते हैं। तो आंसर तो आपका यही हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नॉर्वे, कनाडा, चिली की यदि बात करें तो ये नॉर्वे, कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वहाँ पे ये उत्तरी ध्रुव के आसपास वाले क्षेत्र हैं। नॉर्वे है आपका, वहीं पे आपका अमेरिका के उत्तरी भाग में कनाडा है, और चिली आपका दक्षिणी अमेरिका में आपका दक्षिणी हेमिस्फीयर का एक पार्ट है या देश है। तो इन सभी में मिलती हैं फ्योर्ड या हिमानियाँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कोई हिमानी या हिमनदी नहीं मिलती है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे फ्योर्ड तट नहीं पाए जाते हैं। अगला है आल्प्स पर्वत में मैटरहॉर्न एक उदाहरण है। मैटरहॉर्न के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है कि ये एक पर्वत है जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो ये एक हॉर्न की आकृति है, यानी सींग की आकृति है। इस प्रकार से एक सरंगनुमा आकृति का निर्माण होता है। हिमानी द्वारा अपर्दन से किसी पर्वत की चोटी है, उससे हिमानी दोनों तरफ अपना बहाव कर रही है, बह रही है, तो दोनों तरफ कटाव करेगी। तो दोनों तरफ के कटाव होने से इस प्रकार की एक सरंगनुमा आकृति का निर्माण होगा, इसे अपन हॉर्न कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन। मैटरहॉर्न एक उदाहरण है अरेत का। अरेत के बारे में मैंने आपको बताया था, हिमानी जब स्थलीय भाग अपने धरातल में कटाव करती है तो एक आरीनुमा आकृति का निर्माण करती है। देखो इस तरह से निर्माण करती है, उसे कहते हैं अपन अरेत। और प्लग डोम की यदि बात करें तो प्लग डोम एक निक्षेपात्मक स्थलाकृति से संबंधित है हिमानी की। और प्रामणीय शिखर की यदि बात करें तो ये प्रामणीय शिखर के समान ही आपको दिखाई देती है। तो आल्प्स पर्वत की जो मैटरहॉर्न है एक
प्रामणीय शिखर का एक उदाहरण है। और होस्ट की यदि बात करें तो होस्ट एक पर्वत का उदाहरण है। अपने ब्लॉक पर्वत और होस्ट पर्वत पढ़े थे, भ्रंश घाटियाँ, और दो तरीके से पढ़ी, देखो होस्ट पर्वत और ब्लॉक पर्वत। देखो होस्ट पर्वतों पे होते हैं जहाँ पे दो स्थलाकृति हैं। एक स्थलाकृति है जिसमें से देखो ये है, ये दो भाग हैं, ठीक है। ये नीचे ये दो तो स्थिर हैं, स्थिर हैं, और ये भाग ऊपर उठ गया है तो इसको कहेंगे होस्ट पर्वत। और ये दोनों, ये स्थिर है और ये दोनों नीचे चले गए हैं, जो बचा ये कहलाएगा ब्लॉक पर्वत। ऐसे ही हमने भ्रंश घाटी और रिफ्ट घाटी के बारे में बात की थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आकृतियों में से किसका संबंध कास्ट टोपोग्राफी से नहीं है। देखो कास्ट टोपोग्राफी होती हैं, इनका निर्माण होता है समुद्र तटीय क्षेत्रों में। समुद्र तटीय क्षेत्रों में लहरों द्वारा निर्मित होती हैं ये कास्ट स्थलाकृतियां, ठीक है। तो इनमें से कौन सी ऐसी जो कास्ट स्थलाकृति से संबंधित नहीं है, हमको ये देखना है। तो अंधी घाटी, डोलाइन्स, लैपीज, ये जो हैं ये संबंधित है कास्ट स्थलाकृति से। तीनों, अंधी घाटी, डोलाइन्स और लैपीज। और लटकती हुई घाटी है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। जब युवाकार की घाटी में नदी बह रही, हिमनदी बह रही है, हिमनदी द्वारा निर्मित घाटी होती है युवाकार की घाटी। उस युवाकार की घाटी में जब कोई दूसरी सहायक हिमनद आके मिलती है, देखो ये युवाकार की घाटी है, इस तरह से कोई युवाकारी घाटी है, ठीक है। और इसमें कोई हिमनद आके मिले, इस तरह से कोई हिमनद आके मिले, सहायक हिमनद, और तो वो उस घाटी में लटकती हुई प्रतीत हुई। बर्फ होती है तो वो ऐसे पानी की तरह नहीं नीचे आती, लटकती हुई सी लगती है, तो उस घाटी को अपन कहते हैं लटकती हुई घाटी। इसका निर्माण होता है हिमनदी द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। कास्ट टोपोग्राफी है आपकी अंधी घाटी, डोलाइन्स, लैपीज, और लटकती घाटी है आपकी हिमनदी द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थलाकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैटर्नोस्टर झीलें पाई जाती हैं। लास्ट क्लास में भी अपने डिस्कस किया था पैटर्नोस्टर झील के बारे में। इसको झील माला भी कहते हैं, पैटर्नोस्टर झील को झील माला भी कहते हैं, ठीक है। ये सीढ़ी नुमा भाग होता है, इस पे जो झीलों का निर्माण होता है, सीढ़ी नुमा भाग में जो झीलों का निर्माण होता है उसे कहते हैं अपन पैटर्नोस्टर झील। और ये जो सीढ़ी नुमा भाग का निर्माण हुआ है, सीढ़ी नुमा भाग को, इसको कहते हैं अपन दैत्याकार सोपान। इस दैत्याकार सोपान पर जो नीचे वाले भाग हैं, इनमें एक झील का निर्माण होता है, उसे तो कहते हैं पैटर्नोस्टर झील। और ये सोपान है, इसको कहते हैं अपन दैत्याकार सोपान। अब देखते हैं पैटर्नोस्टर झीलें पाई जाती हैं हिमालय अपर्दन से प्रभावित क्षेत्रों में, वायु अपर्दन से प्रभावित क्षेत्रों में, कास्ट क्षेत्रों में, लहरों द्वारा अपर्दन से प्रभावित समुद्री तटों पे। तो कहाँ पे पाई जाती है? हिमालय अपर्दन से प्रभावित क्षेत्रों में पाई जाती हैं आपकी पैटर्नोस्टर झीलें। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपके
चार दिए हुए हैं, स्थलाकृति दी हुई हैं, और ये कहाँ पर ये स्थलाकृतियों का निर्माण होता है ये हमको दिया हुआ है। तो है आपका लेपिज कास्ट स्थलाकृति है। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था लेपिज कास्ट स्थलाकृति है, बिल्कुल सही बात है। यानी लेपिज का निर्माण समुद्र तटीय क्षेत्रों में समुद्री लहरों द्वारा कटाव से होता है। ज्यूगेन की यदि बात करें, ज्यूगेन ये है ज्यूगेन, ज्यूगेन है, ठीक है। तो ज्यूगेन मरुस्थलीय स्थलाकृति है। तो हमने ज्यूगेन के बारे में पढ़ा था, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। स्याही की दवात की जो डिब्बी होती है या स्याही की दवात की स्थलाकृति जो होती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, उसका निर्माण होता है, उसे अपन ज्यूगेन कहते हैं। फिर है लटकती घाटी, ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। लटकती घाटी की बात करें तो लटकती घाटी हिमानीकृत स्थलाकृति है। लास्ट क्वेश्चन में अपन ने बात की थी, जब युवाकारी घाटी में कोई सहायक हिमानी आके मिलती है तो वैसी प्रतीत हो रही है जो लटकती हुई हो, तो इसलिए उसको घाटी को कह देते हैं अपन लटकती हुई घाटी। और ये सही है। बचा कौन सा आपका ऑप्शन डी, टेफोनी है। ये टेफोनी स्थल रूप है, ये ज्वालामुखी स्थलाकृति नहीं है, ये अपरदनात्मक स्थलाकृति है। ये एक अपरदनात्मक स्थलाकृति है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेपिज कास्ट स्थलाकृति है, ज्यूगेन मरुस्थलीय स्थलाकृति है, लटकती घाटी हिमानीकृत स्थलाकृति है, लेकिन टेफोनी स्थल रूप ये ज्वालामुखी स्थलाकृति ना होकर एक अपरदनात्मक स्थलाकृति है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला है, एक में दी हुई हैं इसके एजेंट हैं यानी अपर्दन के एजेंट, और दूसरी में इनके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। तो है नदी, तो नदी द्वारा किसका निर्माण होता है? टोम्बेलो, पैटर्नोस्टर, पॉइंट रोधिका, सीफ। तो नदी द्वारा पॉइंट रोधिका का निर्माण होता है। अगला है समुद्री लहरें, तो समुद्री लहरों द्वारा निर्माण होता है टोम्बेलो का। हिमनद द्वारा निर्माण होता है पैटर्नोस्टर झील का, और पवन द्वारा निर्माण होता है सीफ का। सीफ के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब अर्धचंद्राकार टीले, जिनको अपन बरखान कहते हैं, उनके 2 कोने होते हैं, जिसमें से एक कोने का अपर्दन पवन द्वारा कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो बचा हुआ टीला होता है उसे अपन कहते हैं सीफ, ठीक है। और इनके बारे में भी टोम्बेलो, पैटर्नोस्टर झील और इनके बारे में अपन ने बात कर ली है। तो ए में है 3 और बी में है 1, तो 3, 1, 2, 4, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि घाटी हिमनद अपर्दन करते हुए समुद्री तटों पर आ मिलते हैं तो वे निर्माण करते हैं। यदि घाटी हिमनद अपर्दन करते हुए समुद्र तटों पर आ मिलते हैं तो वो निर्माण करते हैं। मैंने अभी आपको शायद लास्ट क्लास में ये चीज़ बताई थी, फ्योर्ड तट के बारे में आपको बताया था कि जब उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में हिमानी समुद्र तट से आकर मिलती है, हिमानी जब समुद्र तट से आकर मिलती है तो उस जगह पे जिस तट का निर्माण होता है उसे अपन कहते हैं फ्योर्ड तट। तो देखते हैं, यदि घाटी हिमानी अपर्दन करते हुए समुद्री तटों पर आ मिलते हैं तो वो कहलाते हैं फ्योर्ड तट। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। फ्योर्ड तट क्या है? उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में हिमनद अपर्दन करते हुए समुद्र तटों पर आ मिले तो उसे कहते हैं फ्योर्ड तट। अगला है, पारगम्य छिद्रित सुरंग स्थलाकृति का निर्माण होता है। पारगम्य छिद्रित सुरंग स्थलाकृति, देखो सुरंग स्थलाकृति की अगर बात करें तो सुरंग स्थलाकृति के बारे में अपने पेटर हॉर्न के बारे में बात की थी। हॉर्न स्थलाकृति किसके द्वारा निर्मित होती है? हिमानी द्वारा। तो यहाँ पे हमको सिर्फ हिमानी देखना है, हिमानी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी हिमनदीय स्थलाकृति में। अब देखो, भूमिगत जल स्थलाकृति में छिद्रित सुरंग स्थलाकृति का निर्माण नहीं होता है, सागरीय स्थलाकृति, वायव्य स्थलाकृति। हिमनदीय स्थलाकृति में सुरंग का निर्माण होता है। हॉर्न मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। हॉर्न स्थलाकृति पर्वत के उच्च भागों में जब हिमनदियां पर्वतीय चोटी का कटाव चारों तरफ से कर देती हैं तो एक सुरंगनुमा आकृति रह जाती है जिसे अपन कहते हैं हॉर्न। और इसका उदाहरण है आपका स्विट्जरलैंड का पैटर हॉर्न।
पर्वत। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला है हिमनद अपक्षेप मैदान। हिमनद अपक्षेप मैदान का निर्माण उदाहरण है, यानी हिमनद अपक्षेप का जो मैदान होता है उसका उदाहरण में से कौन सा है? हिमानी निःसृत जलधारा निक्षेपण का, तटस्थ हिमोड़ का, हिमनद के उत्पादन का, पार्श्विक हिमोड़ का। यानी इनमें से हिमनद अपक्षेप मैदान होता है वो किससे बनता है? तो हिमानी निःसृत जलधारा निक्षेपण से, यानी हिमानी अपने साथ जो निक्षेपण बहाकर ले जाती है, तलछट बहाकर ले जाती है, निक्षेप बहाकर ले जाती है, उसका जो वो निक्षेपण कर देती है, उसका जमाव कर देती है, उससे निर्माण होता है अपक्षेप मैदान का। तो हिमानी निःसृत जलधारा निक्षेपण का ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। तटस्थ हिमोड़ की यदि बात करें तो हिमानी जब गति करती है तो उसके तल में जो निक्षेप जमा होते हैं, तल में जो निक्षेप जमा होते हैं, जिनको निक्षेप को हम हिमोड़ कहते हैं, तो वो हो जाता है तटस्थ हिमोड़। हिमनद के उत्पाटन की यदि बात करें तो उत्पाटन के बारे में मैंने आपको बताया था कि नदी द्वारा जब चट्टानों को तोड़कर अपर्दन करने की क्रिया की जाती है, चट्टानों को तोड़कर अपर्दन करने की जो क्रिया की जाती है उसे अपन कहते हैं उत्पाटन। और पार्श्विक हिमोड़ की यदि बात करें तो हिमानी के दोनों किनारों पर जो हिमानी अपने निक्षेपण को जमा करती है, दोनों किनारों पर हिमानी जो अपने निक्षेपण को जमा करती है, निक्षेप को या मलबे को, उसे कहते हैं अपन पार्श्विक हिमोड़। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अगला है यदि पर्वत के विभिन्न ढालों पर समान ऊंचाई पर सर्क बने तो किस स्थलाकृति को बनाते हैं? यदि पर्वत के विभिन्न ढालों पर समान ऊंचाई पर सर्क बने तो किस स्थलाकृति को बनाते हैं? तो मैंने आपको बताया था पर्वत के ऊंचे भागों पर यदि सर्क का निर्माण होता है तो किस स्थलाकृति का निर्माण करते हैं? तो वो करते हैं हिमगर्त का। देखो सर्क एक होता है अर्धवृत्ताकार या कटोरे के समान एक गर्तनुमा भाग होता है, ठीक है, उसे कहते हैं अपन सर्क। तो समान ऊंचाई पर सर्क से बने तो किस स्थलाकृति को बनाते हैं? वो बनाते हैं हिमगर्त को, यानी कि हिम के जो गड्ढे होते हैं उसे कहते हैं अपन सर्क या हिमगर्त। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला है युवाकार की घाटी का विकास होता है। युवाकार की घाटी के बारे में मैंने बताया, देखो दो प्रकार की घाटी हैं, वी आकार की और यू आकार की। वी आकार की घाटी है ये, इसका तो निर्माण होता है नदी द्वारा, और यू आकार की घाटी है इसका निर्माण होता है हिम नदियों द्वारा। अब देखो युवाकारी घाटी का विकास होता है काष्ठ प्रदेशों में, समुद्र यानी समुद्र तटीय क्षेत्रों में होता है हिम नदी का युवाकारी घाटी का विकास नहीं होता, हिमानी क्षेत्र में होता है युवाकार की घाटी का विकास। आगे परिपक्व नदी में या ये सभी, तो ये सभी तो नहीं है, तो हिमानी क्षेत्र में होता है युवाकार की घाटी का विकास और नदियों द्वारा होता है वी आकार की घाटी का विकास। तो दो प्रकार की ये घाटी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हिमानीकृत निक्षेप जन्य स्थलाकृतियों का समुच्चय है, यानी कि हिमानीकृत जो निक्षेप जन्य स्थलाकृति निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां हैं उनका समुच्चय हमको इनमें से एक देखना है। आगे है विस्थापित शिलाखंड, ठीक है, यार्डंग बनते हैं पवन द्वारा, यार्डंग बनते हैं पवन द्वारा और वो भी अपर्दन से। तो ये नहीं होगा। लेपिज, लोयस और हेमोर, देखो लेपिज बनते हैं समुद्र तटीय क्षेत्रों में और लोयस बनते हैं पवन द्वारा और हेमोर बनते हैं हिमानी द्वारा, तो ये भी नहीं होगा। एस्कर, हिमोर और हिमनद और टिब्बा, देखो एस्कर बनते हैं, एस्कर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब हिमनद सक्रिय, संकीर्ण या लंबे और सर्पलाकार आकार में निक्षेपों का जमाव करती है, सक्रिय या संकीर्ण और लंबी दूरी और सर्पलाकार आकृति में निक्षेप का जमाव करती है, तो अपन उसको कह देते हैं एस्कर। और हिमोर की यदि बात करें तो हिमानी
या हिमनदी के साथ जो तलछट बहाकर ले जाती है वो अपने साथ, उसे कहते हैं अपन हिमोड़। हिमानी की जो तलछट होती है या निक्षेप होती है, निक्षेप होता है या मलबा होता है, उसको अपन कहते हैं हिमोड़। और जब ये मलबा एक जगह पे जाके इकट्ठा हो जाता है, उससे जो एक टीलानुमा स्थलाकृति बनती है उसे कहते हैं अपन हिमनद और टिब्बा। तो इसके निक्षेप जनित स्थलाकृतियों के बारे में बात करें तो एस्कर, हिमोड़ और हिमनद और टिब्बा इसके हिमानीकृत निक्षेप जनित स्थलाकृतियां हैं। अवक्षेप मैदान या छत्रक हिमोड़ तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एस्कर, हिमोड़ और हिमनद और टिब्बा। नेक्स्ट अगला है, ड्रमलिन किस प्रकार की भू आकृति है। तो देखो ड्रमलिन के बारे में भी हमने बात की थी। ड्रमलिन क्या है कि जब हिमनदी अपना अपर्दन करके अपर्दन समाप्त करती है तो कुछ इस प्रकार के टीले हमको दिखाई देते हैं। दूर दूर हो सकते हैं ये, इस प्रकार से दूर दूर यानी कि एक अंडों की टोकरी के जैसे हमको ये दूर से देखने पर नजर आते हैं। छोटे छोटे पहाड़ियों के टीले होते हैं ये अंडों की टोकरी के समान हमको देखने पर नजर आते हैं। इनको अंडों की टोकरी का आकार कहते हैं, अंडों की टोकरी के समान। तो ये होते हैं ड्रमलिन, ये कि इसकी एक निक्षेपात्मक स्थलाकृति है हिमानी की। तो आगे देखते हैं हिमानी, तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। ड्रमलिन किस प्रदेश की भू आकृति है, तो वो है हिमानी प्रदेश की। उसके बाद है तटीय, जलीय और वायु, ये नहीं है, तो कौन सा है, ऑप्शन ए राइट आंसर इसका। अगला है, जो स्थलाकृति शेष अन्य से भिन्न है, यानी कि कुछ स्थलाकृतियां दी हुई हैं उनमें से एक भिन्न है, तो वो आपको देखना है। हिमोड़ हिमोड़ के बारे में हमने बताया था कि हिमोड़ हिमनदी का जो तलछट या मलबा होता है या निक्षेप होता है उसको अपन कहते हैं हिमोड़। हिमानी का तलछट, मलबा या निक्षेप, इसको कहते हैं अपन हिमोड़। अगला है हिमगह्वर। हिमगह्वर होता है ये एक हिम के कटोरे के समान, एक सर्क बोल सकते हैं, सर्क होता है ये एक कटोरे नुमा गर्त होता है, इसको अपन कहते हैं हिमगह्वर। पोलजे की यदि बात करें तो युवाला और पोलजे जो हैं भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां है। पोलजे भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, जल द्वारा निर्मित है ये। और दैत्याकार सोपान की यदि बात करें तो दैत्याकार सोपान इस तरह से पर्वतीय क्षेत्र में कटाव होता है और इसके ऊपर से हिमानी इस तरह से नीचे उतरती है। दूर से देखने पर लगता है ये सीढ़ियों की तरह प्रतीत होता है, इसलिए इसको, और बड़े बड़े ये होते हैं इसलिए इसको कहते हैं अपन दैत्याकार सोपान। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखो हिमोड़, हिमगह्वर और दैत्याकार सोपान, दैत्य सोपान, ये तो बने हुए हैं तीनों हिमानी द्वारा। और पोलजे जो है इसका निर्माण किया गया है भूमिगत जल के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नूनाटक निम्न प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है, यानी नूनाटक किस प्रक्रिया से बनती है। देखो होता क्या है नूनाटक, देखो हिम चादर के ऊपर, हिम चादर यानी बर्फ की चादर होती है, जो नोकीली पहाड़ियां
हिमचादर के ऊपर नुकीली पहाड़ियाँ होती हैं उनको अपन कहते हैं नूनाटक। तो ये किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं? तो इनका निर्माण हिमनदी द्वारा होता है। हिमनदी द्वारा एक तीक्ष्णनुमा कटक या पर्वत जैसे प्रतीत होते हैं का निर्माण किया जाता है, जो हिमनदी द्वारा निर्मित होते हैं। हिमचादर के ऊपर जो नुकीली पहाड़ियाँ होती हैं उनको कहते हैं अपन नूनाटक। प्रवाही जल, सागरीय और पवन, इनसे इसका कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थल रूप एवं अपर्दन कारकों का शुद्ध युग्म है। निम्नलिखित स्थल रूप और अपर्दन कारकों का शुद्ध युग्म यानी कि इनमें से कौन सा सही है हमको ये देखना है। महाखड्ड, हिमानी। महाखड्ड से यहाँ मतलब है गॉर्ज या कैनियन। महाखड्ड से मतलब है कैनियन। तो कैनियन का निर्माण हिमानी से होता है क्या? वी आकार की घाटी का विस्तृत रूप कहलाता है गॉर्ज, और गॉर्ज का भी विस्तृत रूप कहलाता है कैनियन, जो कि किससे इसका निर्माण होता है? नदी द्वारा। अगला है निलंबित घाटी। मैंने लटकती हुई घाटी के बारे में बात की थी कि युवाकार की घाटी में जब कोई दूसरी हिमानी या दूसरी सहायक हिमानी उसमें आके मिलती है तो वैसी प्रतीत होती है जैसे लटक रही हो, तो उसका निर्माण भी किसके द्वारा होता है? हिमानी के द्वारा। अगला है जियोगेन। जियोगेन का निर्माण होता है पवन के द्वारा। यह है जो वनस्याई के दबाव के आकार की जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसे अपन जियोगेन कहते हैं। इसका निर्माण पवन द्वारा ही होता है। ये आपका सही है और राइट है। क्षिप्रका की यदि बात करें, क्षिप्रका के बारे में मैंने बताया था कि जब नदी पर्वतीय क्षेत्र में नीचे आती है तो उसके जो बहाव क्षेत्र है उसमें कठोर चट्टानें आ जाती हैं, और कठोर चट्टानों के आने से उनका कटाव नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे नदी का पानी उछल कर निकलता है। तो एक तरह से इनको छोटा झरना भी अपन कह सकते हैं, तो उनको कहते हैं क्षिप्रिका। और इसका निर्माण होता है किसके द्वारा? नदी जल द्वारा। ठीक है, तो जियोगेन की बात करें तो पवन द्वारा निर्मित है, बाकी ये तीनों गलत हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस धरातल में हिमनदोड़ गिरी एक समूह में मिलते हैं उसे कहते हैं। जिस धरातल में हिमनदोड़ गिरी यानी हिमनदी युक्त पर्वत जो होते हैं वो एक समूह में मिलते हैं उसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हिमनदी अपना अपर्दन समाप्त करती है तो वहाँ पर कुछ छोटे छोटे टीले नुमा आकृति हमें दिखाई देती है। छोटी छोटी टीले या छोटे छोटे पर्वतनुमा या पहाड़ी नुमा आकृति होती है जो दूर से देखने पर अंडों की टोकरी के समान हमको प्रतीत होते हैं। अंडों की टोकरी के समान प्रतीत होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ड्रमलिन। समूह मिलते हैं उसे कहते हैं ड्रमलिन। अब देखते हैं हिमनदोड़ गिरी धरातल होता है क्या? ये नहीं होता। काष्ठ धरातल होता है क्या? नहीं होता। विषम धरातल या अंडों की टोकरी का धरातल। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में है अंडों की टोकरी का धरातल, जिसे हम कहते हैं ड्रमलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमानीकृत घाटियां होती हैं, यानी कि जो घाटियों का निर्माण, जिन घाटियों का निर्माण हिम नदियों द्वारा किया जाता है वो किस प्रकार की होती हैं वो हमको देखना है। वैसे आपको यू आकार की घाटी के बारे में बात करें तो यू आकार की घाटी के पार्श्व जो होते हैं वो खड़े होते हैं, पार्श्व खड़े होते हैं। देखते हैं हिमानीकृत घाटियां, खड़े पार्श्व और सक्रिय तली वाली। देखो खड़े पार्श्व तो खड़े हैं लेकिन तली इसकी क्या है? सक्रिय। तो ये हो गई वी आकार की घाटी, और वी आकार की घाटी का निर्माण होता है नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में, तो ये आपका नहीं होगा। अगला है मंद पार्श्व और चौड़ी तली वाली। पार्श्व मंद और चौड़ी तली वाली घाटी, ये नहीं होगा, क्योंकि पार्श्व जिसके मंद होंगे और तली चौड़ी होगी तो ये नहीं होगा। फिर है मंद पार्श्व और सक्रिय तली। पार्श्व मंद और सक्रिय तली, वही वी आकार की घाटी बनेगी। इससे भी खड़े पार्श्व और चौड़ी तली, पार्श्व इसके खड़े होंगे इस तरह से, और घाटी जो होगी वो
चौड़ी होगी। तो ये किस प्रकार की आकृति बन रही है? यू आकार की घाटी। और यू आकार की घाटी किसके द्वारा निर्मित है? हिमानीकृत द्वारा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगला है हिमगह्वर या सर्क का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमगह्वर या सर्क यानी एक खड्डा होता है या गर्त होता है। हिमगह्वर या सर्क, एक गर्त का निर्माण किसके द्वारा होता है? सन्नि घर्षण से। देखो सन्नि घर्षण के बारे में मैंने आपको बताया है कि जब तीनों एजेंट की बात करते हैं, पवन, जल और हिमनद, तीन एजेंट हैं, तीनों में जब ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को साथ बहाकर ले जाती हैं, उसको अपवाहन कहते हैं, अपने साथ बहाकर ले जाती है बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को। जब उनमें आपस में रगड़ होती है, उन कंकड़ पत्थरों में आपस में क्या होती है? रगड़। उससे जो अपर्दन होता है, उन आपस में कंकड़ पत्थरों में रगड़ होगी, उससे जो अपर्दन होगा उसे कहेंगे आप सन्नि घर्षण। यानी कि कंकड़ पत्थरों में आपस में घर्षण से अपर्दन क्या कहलाता है आपको? सन्नि घर्षण। ठीक है, कंकड़ पत्थरों में आपस में घर्षण के से जो अपर्दन होता है उसे कहते हैं सन्नि घर्षण। अधः खनन, अधः खनन यानी कि एक तरह से धरातल पर खुदाई करना। अगला है संचारण। संचारण है कि अपने साथ किसी को मतलब किसी चीज़ को घुलकर बहा कर ले जाना। यानी कि जैसे नदियां हैं, किसी काष्ठ स्थिति में होकर निकल रही है, तो वहाँ से जो चूना पत्थर वगैरह है उसको अपने साथ घुला कर ले जाएगी, उससे कहते हैं अपन संचारण। संचारण, घुला कर ले जाना। अगला है अपघर्षण। अपघर्षण से मतलब है जब अपने साथ तीनों एजेंटों की बात कर रहे हैं कि अपने साथ जब कंकड़ पत्थर बहाकर ले जाते हैं तो वो धरातल पर घर्षण करते हुए चलते हैं, धरातल पर घर्षण करते हुए चलते हैं, तो उसे कहते हैं अपन अपघर्षण। तो बात करते हैं सर्क का निर्माण कैसे होता है। तो वो सर्क का निर्माण यदि होता है तो वो होता है अपघर्षण से। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है मृत्तिका से लेकर बोल्डर तक के शिलाखंडों के विषम रूपी मिश्रण को कहते हैं। मृत्तिका से बोल्डर यानी कि मृत्तिका सबसे छोटे कण होते हैं, सबसे छोटे कण, एक तरह से अपन बिल्कुल महीन कणों को मृत्तिका कह सकते हैं या मिट्टी कह सकते हैं। उस मिट्टी के बाद जैसे जैसे हम कणों की मोटाई बढ़ाते हैं तो सर्वाधिक मोटे कण होते हैं, उनको कहते हैं बोल्डर। बोल्डर जो होते हैं बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं, उन कंकड़ पत्थरों के मिश्रण को यानी कि छोटे से लेकर बड़े आकार के पत्थरों तक के जो मिश्रण होता है उसे अपन क्या कहते हैं? तो जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख की यदि बात करें, ये इसका निर्माण हिमनदियों द्वारा होता है, नदियों द्वारा होता है। जब नदियां पर्वत से नीचे उतरती हैं तो अपने साथ जो कंकड़ पत्थर बहाकर लाती हैं उसका निर्माण वहाँ पे करती हैं पर्वतपदीय क्षेत्रों में, उससे तो कहते हैं अपन बहावर। लेकिन उसके बाद छोटे छोटे जो मिट्टी या कण होते हैं उनका जमाव करती है, वो कहलाते हैं जलोढ़ पंख। फिर है आपका पार्श्विक हिमोड़। जब हिमानी अपने साथ लाई गई तलछट का अपने किनारों पर जमाव करती है, जब हिमानी अपने साथ लाई गई तलछट का जमाव अपने किनारों पर करती है उसे कहते हैं पार्श्विक हिमोड़। और हिमनदी गोलाश्म की बात करें तो हिमनदी गोलाश्म में ये आपके मृत्तिका से लेकर बोल्डर तक के जो शिलाखंड होते हैं, कंकड़ पत्थर अलग अलग आकार के होते हैं, उसको अपन हिमनदी गोलाश्म कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। और ड्रमलिन के बारे में हमने आपको बताया है कि ड्रमलिन छोटी छोटी पहाड़ी नुमा आकृतियां होती हैं जो एक अंडे की टोकरी के समान हमको दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला है निम्न में से कौन सा भू आकार हिमनदी द्वारा नहीं बनता है। यानी कि इनमें से कौन सा आकार हिमनदी द्वारा नहीं बनता है, यानी कि हिमानी द्वारा उसका निर्माण नहीं होता है। तो ड्रमलिन के बारे में बात करें तो एक अंडाकार आकृति होती है इसकी, अंडाकार आकृति की
स्थलाकृति है। और इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? हिम नदी द्वारा ही निर्माण होता है। और हिम नदी की भी ये निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। ठीक है, हिम नदी की निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। अगला है मोरेन। देखो हेमोड या मोरेन, हेमोड जो होता है यानी कि हिमानी यानी हिमनदी अपने साथ जो तलछट बहाकर ले जाती है, तलछट जो उसकी होती है उसे अपन कहते हैं हेमोड, हेमोड या मोरेन, हिमानी की तलछट, हिमानी की तलछट या मलबा को अपन कहते हैं मोरेन। और फ्योर्ड, फ्योर्ड की यदि बात करें उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में हिमानी और समुद्र तट जहां मिलते हैं समुद्र तट जहां मिलते हैं उसे अपन फ्योर्ड तट कहते हैं। और प्राकृतिक पुल की यदि बात करें तो प्राकृतिक पुल का निर्माण होता है नदियों द्वारा। तो देखो ऊपर की जो तीन चीज हैं, ड्रमलिन उसका निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है, मोरेन या हिमोड की बात करें, मोरेन या हिमोड इसका निर्माण भी हिमानी द्वारा हुआ है, और फ्योर्ड की बात करें इसका निर्माण भी हिमानी द्वारा हुआ है। तो ये तीनों का निर्माण किसके द्वारा हुआ? हिमानी द्वारा। और प्राकृतिक पुल का निर्माण जो हुआ है वो हुआ है नदी द्वारा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका निर्माण किससे नहीं होता है? हिम नदी द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट, अधोलिखित में से कौन सा वर्ग क्षरण के कारण उत्पन्न हुआ है? यानी कि इनमें से कौन सा जो क्षरण है वो क्षरण यानी कि अपर्दन, ये वर्ग दिए हुए हैं, अलग अलग स्थलाकृतियां इसमें दी हुई हैं और इनका निर्माण अपर्दन के कारण हुआ है, हमको ये देखना है। देखो यू आकार की घाटी, इसका निर्माण अपर्दन से होता है। वेंटिफेक्ट का निर्माण अपर्दन से ही होता है। ये वात निर्मित यानी कि वायु द्वारा निर्मित, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। कंदराओं की यदि बात करें तो कंदराओं का निर्माण भी अपर्दन द्वारा होता है। ये समुद्री तटों पर सागरीय लहरों द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं एस्कर। एस्कर एक निक्षेप जनित स्थलाकृति है। ठीक है, और फियोर्ड की बात करें तो फियोर्ड एक निक्षेप जनित स्थलाकृति है। और आउटवाश मैदान ये भी एक निक्षेप जनित स्थलाकृति है। तो और हमसे पूछा है अपर्दनात्मक स्थलाकृति के बारे में, तो ये नहीं होगा। अगला है सर्क, एक अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। वी आकार की घाटी एक अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। प्राकृतिक तटबंध ये एक निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। प्राकृतिक तटबंध एक निक्षेपात्मक स्थलाकृति है, वो भी एक, ये भी गलत है। और अगला है ड्रमलिन। ड्रमलिन एक निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। हिमोड एक निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। और अरेत की बात करें तो अरेत एक अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। तो ये भी नहीं हो, हमको केवल अपर्दनात्मक स्थलाकृति के बारे में देखना है। तो यू आकार की घाटी, इसका निर्माण हिम नदी द्वारा होता है। वेंटिफेक्ट इसका निर्माण पवनों द्वारा होता है। और कंदरा इसका निर्माण समुद्र तटीय क्षेत्रों में समुद्र की लहरों द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, जो कि तीनों किस प्रकार की हैं? अपर्दनात्मक स्थलाकृति हैं, जिनका उत्पन्न किसके कारण हुई है? अपर्दन के कारण। अगला है अधोलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? यानी कि ये जो कुछ स्थलाकृतियां दी हुई हैं इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें एक गलत दी हुई है। तो देखो गोखुर झील, गोखुर झील के बारे में मैंने आपको बताया है। नदी की वृद्धावस्था में जब नदी सर्पिलाकार आकार में बहती है तो उनमें से जब एक सर्पिलाकार को छोड़कर नदी जब सीधे बहने लग जाती है
निक्षेपण के कारण वहाँ पे ज़्यादा निक्षेपों का जमाव कर दिया जाता है, जिससे नदी सीधे धारा में बहने लग जाती है और वो एक गाय के खुर के जैसी हमें आकृति दिखाई देती है, उसे कहते हैं अपन गोखुर झील। और इसका निर्माण होता है किसके द्वारा? नदी द्वारा। ये सही है। केम, केम है बहता जल। केम के बारे में हमने अभी बात की थी। केम और हमक ये एक हिमनदी द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थलाकृति है। हिमनदी द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थलाकृति है केम। हिमनदी द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थलाकृति है। तो ये है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, बहता जल इसमें गलत है। अगला देखें, मशरूम चट्टान की बात करें तो मशरूम रॉक के बारे में अपन ने बात की। छत्रक शिला जिसको बोलते हैं कि शुष्क क्षेत्रों में पवनों द्वारा जब किसी चट्टान का कटाव, ऊपर कठोर चट्टान होती है उसके और नीचे लचीली या मुलायम चट्टान होती है, उसका कटाव मुलायम चट्टान का कर दिया जाता है और ऊपर चट्टान जो होती है वो एक छतरी के समान दिखाई देती है, छत्रक शिला। इस तरह से ये कठोर चट्टान थी ऊपर और यहाँ पे मुलायम चट्टान थी। तो ऊपर वाली का कटाव तो हो गया लेकिन नीचे वाली का कटाव तो हो गया लेकिन ऊपर वाली कटाव नहीं हो पाया, इसलिए इसको कहते हैं अपन छत्रक शिला या छत्रक शिला या मशरूम रॉक। अगला है युवाला। युवाला भूमिगत जल द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति, युवाला या पोलजे। ठीक है, जब गोलरंध्र ज़्यादा धंस जाते हैं तो एक विशाल गड्ढे का निर्माण होता है जिसे अपन कहते हैं युवाला। और युवाला से बड़ी आकृति को अपन कहते हैं पोलजे, जो कि अपन नेक्स्ट क्लासों में डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन बी आपका है राइट आंसर, जो कि केम का निर्माण हिमनदी द्वारा होता है, बहते हुए जल द्वारा नहीं होता है। अगला है प्लेस्टोसीन हिमयुग की प्रावस्थाओं में के सही अनुक्रम को नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो मैंने आपको दो प्रकार के हिमयुग बताए हैं कि एक तो है उत्तरी अमेरिका के हिमयुग और एक था उत्तरी यूरोप का हिमयुग। तो ये दोनों हिमयुग आए थे प्लेस्टोसीन काल में। ये एक जियोग्राफिकल टाइम स्केल है, उस काल का नाम है प्लेस्टोसीन हिमयुग। प्लेस्टोसीन हिमयुग है ये। तो कौन कौन से हैं? देखो, उत्तरी यूरोप की बात करें तो उत्तरी यूरोप में थे गुंज, मेंडल, रिज और वुर्म। ठीक है, ये एक क्रम है इसका। ये तो आए थे उत्तरी यूरोप में। और एल्यूविनियन, देखो, नेब्रास्कन, कंसान, एल्यूविनियन, और विस्कॉन्सिन। ये भी एक क्रम है। ये मतलब हर परीक्षा में, यानी कि अब ज्योग्राफी की जो भी परीक्षा दोगे उसमें कोई ना कोई इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका क्रम पूछ लिया जाता है। यानी कि ऐसे मिलाने को दे दिया जाता है कि उनमें से कौन सा मिलान है, या फिर इनमें से एक को हटा कर दीजिए कौन सा उत्तरी यूरोप के हिमयुग हैं, कौन से उत्तरी अमेरिका के हिमयुग हैं। तो ये इनका एक क्रम है, उत्तरी अमेरिका के और उत्तरी यूरोप के। तो हमको दिया हुआ है रिज, मेंडल, गुंज और वुर्म। तो यहाँ पे हम लोग देखना है गुंज पहले में आएगा, पहला होगा, यानी 3 से स्टार्ट होगा। 3 गुंज, मेंडल, 2 रिज और वुर्म। आंसर होगा 3, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका
राइट आंसर। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सी निक्षेपण स्थलाकृति हिमनदों द्वारा बनती है। यानी कि इनमें से निक्षेपण स्थलाकृति के बारे में हमको देखना है कि इनमें से कौन सी जो निक्षेपण स्थलाकृति है वो हिमनदी द्वारा निर्मित होती है। रोसमोटेनो, रोसमोटेनो अपरतनात्मक स्थलाकृति है। कौन सी है? अपरतनात्मक। इसके बारे में मैंने बताया था कि ये भेड़ पीठ शिला भी इसको बोलते हैं। हिमनदी एक कठोर चट्टान के ऊपर से जब निकलती है तो ऐसी प्रतीत होती है जैसे भेड़ की पीठ के समान प्रतीत होती है, तो एक अपरतनात्मक है, तो ये शामिल इसमें नहीं होगा पहला। फिर है हिमदौत मैदान। हिमदौत मैदान इसका निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। एस्कर की बात करें तो एस्कर भी एक निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। और युवाकार की घाटी की अगर बात करें तो ये भी एक अपरदनात्मक स्थलाकृति है। यानी कि ये दोनों हैं निक्षेपात्मक और ये दो, 1 और 4 हैं अपरदनात्मक और 2 और 3 हैं निक्षेपात्मक। तो हमको देखना है निक्षेपात्मक, तो निक्षेपात्मक 2 और 3, तो 2 और 3 कौन से में? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि एक इसमें गलत दिया हुआ है। तो श्रृंगपुच्छ की बात करें तो श्रृंगपुच्छ का निर्माण कैसे होता है? हिमानी से। ये एक अपरदनात्मक स्थलाकृति है हिमानी की, श्रृंग और पूछ के समान। ये देखो रोसमोटेनो जो है, रोसमोटेनो यानी भेड़ पीठ शिला, उसके विपरीत स्थलाकृति है। जैसे भेड़ पीठ शिला की बात करें तो भेड़ पीठ शिला तो इधर तीव्र होता है इसका ढाल, इधर मंद ढाल होता है और इधर तीव्र ढाल होता है। जब ऐसे हिमनद बह रही हो तो इसे तो कहते हैं रोसमोटेनो। और यही आकृति जब विपरीत होती है, यही आकृति जब ये तीव्र ढाल होगा और ये ढाल मंद होगा, तीव्र ऐसे, तीव्र ढाल और ये है मंद ढाल, और ये होगा आपका श्रृंगपुच्छ। तो ये सही है। गासी की बात करें तो गासी मरुस्थल में ही होते हैं। गासी एक रास्ता होता है, जैसे कि टीलों के बीच से होकर जो रास्ता जाता है, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो बरखान होते हैं, बरखान बड़े बड़े टीले होते हैं, वो उनका निक्षेपण हो जाता है, उनका जमाव हो जाता है, उनके बीच से जो निकलने का रास्ता बचता है, या एक तरह से जैसे हिमानी वाले में अपन पढ़ते हैं कौल और उसमें पढ़ते हैं दर्रा, तो वही चीज़ है ये, टीलों के बीच से होकर जो रास्ता निकलता है उसे कहते हैं अपन गासी। अवनवन कुंड की यदि बात करें तो अवनवन कुंड का बाद नाम होता है का निर्माण होता है नदी द्वारा। अवनवन कुंड का निर्माण नदी द्वारा। और टॉम्बेलो की यदि बात करें और टॉम्बेलो का निर्माण कास्ट द्वारा। यानी कि श्रृंगपुच्छ हिमानी द्वारा निर्मित है, इनमें से सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। गासी मरुस्थल द्वारा निर्मित है। टॉम्बेलो जो होते हैं ये कास्ट, तो ये चारों ही सही हैं। यानी कि श्रृंगपुच्छ का निर्माण हिमानी द्वारा ही होता है, गासी का निर्माण मरुस्थल में ही होता है। अवनमन कुंड जो है ये नदी द्वारा नहीं होता, ठीक है। अवनमन कुंड का निर्माण होता है भूमिगत जल द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अवनमन कुंड का निर्माण होता है भूमिगत जल द्वारा और टॉम्बेलो का निर्माण काष्ठ स्थलाकृति द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अरेत वे तीक्ष्ण कटक हैं। जो अरेत के बारे में मैंने बताया था कि हिमनदी द्वारा जब कटाव किया जाता है तो एक आरीनुमा स्थलाकृति, उसकी सतह में कंकड़ पत्थरों से इस तरह अपर्दन किया जाता है कि वहाँ पे एक आरीनुमा स्थलाकृति बन जाती है स्थल भाग में।
इस तरह से कटाव किया जाता है स्थल भाग में। तो देखो आर्यनुमा आकृति का निर्माण होता है, ये कहलाती है अरेत। अब देखते हैं आगे, अरेत वे तीक्ष्ण कटक हैं जो निकटवर्ती सड़कों के बीच विकसित होते हैं। तो निकटवर्ती सड़कों के बीच विकसित होते हैं वो होते हैं अरेत तीक्ष्ण कटक, ये इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, निकटवर्ती भेड़पीठ शिला के बीच विकसित होते हैं, जी नहीं। निकटवर्ती मध्य हिमोड़ों के बीच विकसित होते हैं, जी नहीं। निकटवर्ती युवा आकृतिक घाटियों के बीच विकसित होते हैं, नहीं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निकटवर्ती सड़कों के बीच विकसित होते हैं उनको कहते हैं अपन अरेत या तीक्ष्ण कटक। नेक्स्ट अगला है हिमनद मृद कटक। हिमनद मृद कटक यानी कि एस्कर हिमजलीय उद्गम के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन उसकी विशेषता बताता है, यानी एस्कर की विशेषता की बात कर रहा है। एस्कर के बारे में अपन ने बात की है कि हिमनदी द्वारा निक्षेपात्मक ये स्थलाकृति है। जब हिमनदी द्वारा अपने हिमोड़ को यानी कि अपनी तलछट को यानी अपने साथ जो बहा कर ले जाती है उस मलबे को जब संकीर्ण लंबी और सर्पिलाकार आकृति में इसका जमाव किया जाता है उसे अपन कहते हैं एस्कर। अब देखते हैं आगे ऑप्शन, वे बालू के लंबे संकीर्ण और तरंगिल कटक। देखो वे बालू के लंबे संकीर्ण और तरंगिल यानी कि लहरनुमा कटक हैं, मैंने अभी आपको बताया ही था, उसे कहते हैं अपन एस्कर या मृद कटक। वे संस्तृत बालू के छोटे असमाकृतिक टीले हैं, जी नहीं। ये छोटे जलोढ़ शंकु हैं, जी नहीं। वे सपाट शीर्ष वाली वेदिका हैं, नहीं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, वे बालू के लंबे सुकीर्ण और तरंगिल कटक हैं, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। तो यहीं तक हैं, ये आपका हिमनद खत्म हुआ। हिमनद यानी कि आपके तीनों एजेंट हमने कंप्लीट किए हैं जो कि आरपीएससी स्कूल व्याख्याता और जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम है उसमें है ज्योग्राफी सब्जेक्ट में पवन निर्मित स्थलाकृतियाँ, नदी निर्मित स्थलाकृतियाँ और हिमनदी निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो इनको हमने कंप्लीट किया है। अब देखो हम नेक्स्ट क्लास लाएंगे। तो अभी तो सोचा है कि जो दो एजेंट आपके बचे हैं महासागरीय क्षेत्र में कास्ट स्थलाकृतियाँ और भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, पहले वो देखते हैं, एक एक क्लास में वो कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद अपन क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जलवायु विज्ञान को अपन स्टार्ट करेंगे। तो अपनी क्लास को आप सपोर्ट बनाए रखिए, जितना आपसे हो सके शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि एग्ज़ाम और या आपकी जो परीक्षा हैं आपकी नज़दीक हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की भी डेट आने वाली है, फॉर्म चल रहे हैं और यूपी टीजीटी पीजीटी और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर सबसे पहले परीक्षा होंगी जनवरी या फरवरी लास्ट तक है, ये सारी परीक्षाएं होंगी। जो विद्यार्थी यूपी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और ये कक्षाएं आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगी, जो कि आपको पेपर जब दोगे आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि जो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं वो क्वेश्चन ही परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। तो आपका सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।